नमस्कार दोस्तों, जो मैं आपके लिए आज कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी को मैंने अपनी नानी-दादी से अपने बचपन में सुना था। ये कहानी झिलमिल जोगी और फूलमती रानी की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए हम चलते हैं इस दुनिया में। संदूर कुतल के महाराजा रणजीत सिंह के 7 बेटे थे। सातों बेटे वीर पराक्रमी और सुंदर थे। महाराज भी जनता के हितैषी थे। राज्य में किसी भी बात की कमी नहीं थी। समस्त जनता बहुत सुखी थी। महाराज के सातों बेटे अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा कर कर राजमहल आ रहे थे। आज पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगी हैं। पूरे राजमहल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। महाराज अपने कक्ष में बैठे हैं, साथ में मंत्रीगण भी। तभी दरबान आता है। दरबान, महाराज की जय हो। महाराज, सातों राजकुमार महल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाले हैं। महाराज, क्या? बहुत खूब। चलिए चलिए, उनका स्वागत किया जाए। सभी महाराज के साथ महल के दरवाजे पर उपस्थित होते हैं। सातों राजकुमार रथों पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। राज्य की जनता छतों पर खड़े होकर फूल बरसा रही थी। चारों तरफ राजकुमारों की जय जयकार हो रही है। द्वार पर महारानी आरती का थाल लेकर खड़ी हुई हैं। सातों राजकुमार रथों से उतरते हैं और अपने माता पिता के चरण छूते हैं। महारानी उनकी आरती उतारती है। महाराज, आप सभी का स्वागत है। मेरे वीर राजकुमारों, आइए, अंदर आइए। महारानी, कितने दिनों बाद अपने पुत्रों को देख रही हूँ। भगवान इनको बुरी नजर से बचाए। सभी महल के अंदर प्रवेश करते हैं। वैसे तो सभी राजकुमार सुंदर सुशील वीर थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह सबसे ज्यादा दिलेर और होशियार और पराक्रमी थे। महल के अंदर का दृश्य, सभी लोग अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। भोजन का आनंद लिया जा रहा है। महाराज, बहुत दिनों के बाद आज अपने बच्चों के साथ भोजन कर रहा हूँ। ये भोजन बहुत ही संतुष्ट लग रहा है। महारानी, बिल्कुल सही कहा महाराज। सबसे बड़ा राजकुमार महेश सिंह, पिताजी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी भोजन का आनंद लेते हैं और फिर अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। महारानी पलंग पर लेटी हुई महाराज से कहती हैं, महाराज, अपने पुत्र अब जवान हो चुके हैं। उनके विवाह के विषय में हमें सोचना चाहिए। महाराज बोलते हैं, सही कहा महारानी। हम जल्द से जल्द राजकुमारों का विवाह कर कर अपना कर्तव्य मुक्त होना चाहते हैं। हम कल ही पुरोहित से कहकर संयोग्य राजकुमारियां ढूंढने को कहते हैं। अगले दिन पुरोहित, महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? महाराज, पुरोहित जी, हम चाहते हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए आप योग्य राजकुमारियां ढूंढें। पुरोहित जी, महाराज, राजकुमारियां तो बहुत हैं मेरी दृष्टि में। राजकुमारों की ख्याति सुनकर कई देशों के राजा अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, ठीक है पुरोहित जी, आप महारानी को राजकुमारियों का विवरण दीजिए, वह ही पसंद करेंगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। पुरोहित चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजगढ़ के महाराज अपनी पुत्रियों का रिश्ता महाराज रणजीत सिंह के यहाँ भिजवाते हैं।
पुरोहित जी कहते हैं, महाराज, राजगढ़ के महाराज अपनी तीनों पुत्रियां और अपने भाई की तीनों पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। मैंने कुंडली मिलान भी कर लिया है। सभी राजकुमारों की कुंडली मिल गई है। परंतु महाराज, महाराज बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या पुरोहित जी? पुरोहित जी बोलते हैं, क्षमा कीजिए महाराज, सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के विवाह का योग अभी नहीं बना है, इसलिए उनका विवाह अभी करना संभव नहीं है। महाराज, कोई बात नहीं पुरोहित जी, आप राजगढ़ के महाराज को हमारा संदेश भिजवाइए और कहें कि हमें रिश्ता मंजूर है। महामंत्री जी, आप विवाह की तैयारी कीजिए। महाराज की आज्ञा से पूरे राज्य में विवाह की तैयारी होने लगती है। पूरा महल फूलों और रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। चारों तरफ दास-दासियां भाग-भाग कर काम कर रहे थे। मंत्रीगण तैयारियां करवा रहे थे। उधर महल में सातों राजकुमार भी तैयार हो रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तीसरे नंबर का राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह को छेड़ते हुए बोला, बड़े भैया, सबसे अच्छी किस्मत तो विक्रम की है। देखो, बलि का बकरा बनने से बच गया। तभी चौथे नंबर का राजकुमार बोला, हाँ भाई, अब तो हमारी आजादी छिन जाएगी। तभी सब हंसने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह बोला, भाई, मैं भी शादी करूंगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, अच्छा जी, ऐसी कौन सी फूलमती रानी आएगी? विक्रम सिंह थोड़ा आश्चर्य से बोला, फूलमती रानी, ये कौन है? दूसरे नंबर का राजकुमार जब तक जवाब देता, एक दासी वहां आ गई और बोली, राजकुमारों को प्रणाम, आप सभी को महाराज बुला रहे हैं। बारात निकलने का समय हो रहा है। सबसे बड़े राजकुमार बोले, हम तैयार हैं, अभी पहुंचते हैं। दासी चली जाती है। राजकुमार बाकी राजकुमारों से मुखातिब होते हुए बोले, चलिए जल्दी करिए, हम लोगों का इंतजार हो रहा है। सभी राजकुमार तैयार होकर बारात लेकर निकलते हैं। सभी लोग तैयार होकर राजगढ़ पहुंचते हैं। बहुत ही धूमधाम से शैव राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है। राजकुमार अपनी पत्नियों को लेकर अपने कुतल देश पहुंचते हैं। वहां राज्य में राजकुमारों और उनकी पत्नियों का स्वागत होता है। महारानी अपनी सभी बहुओं को लेकर महल में आती हैं और सारी रीति रिवाज पूरे करवाती हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत जाता है। एक दिन महारानी अपने मन की इच्छा महाराज को बताती है। महाराज, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। क्या हम कुलदेवी के दर्शन और कुछ तीर्थ स्थानों पर जाएं? महाराज, विचार तो उत्तम है महारानी, लेकिन अभी सबसे छोटे बेटे राजकुमार विक्रम का विवाह करना बाकी है। अभी कैसे हम तीर्थ पर चल जा सकते हैं? महारानी, मैं जानती हूँ महाराज, लेकिन राजपुरोहित ने अभी विवाह का योग्य नहीं बताया है। हम कुछ दिन बाद लौट आएंगे। मेरा मन बहुत कर रहा है कुलदेवी के दर्शन करने को। महाराज, ठीक है महारानी, हम कल ही मंत्री जी से कहकर जाने की तैयारी करवाते हैं। अगले दिन यात्रा की तैयारी कर महाराज और महारानी निकलते हैं। जाते समय वे बड़े राजकुमार और उनकी पत्नी को राज्य और महल की जिम्मेवारी सौंपते हैं और बाकी बेटों और बहुओं का ध्यान रखने की भी हिदायत देकर चले जाते हैं।
सबसे बड़े राजकुमार की पत्नी अपने देवरों और देवरानियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन तीसरे और चौथे नंबर की रानी आपस में बात कर रही थी राजकुमार विक्रम के बारे में। तीसरी रानी, भाई, राजकुमार विक्रम तो बड़े घमंडी हैं। जब भी उनके विवाह की बात करो तो कहते हैं आप सभी से सुंदर रानी लाऊंगा। और वो जोर-जोर से हंसने लगी। उनकी बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली, परंतु वह इस पर मुस्कुराकर हंसने लगा। दूसरे दिन सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे, परंतु विक्रम वहां नहीं था। बड़े राजकुमार ने पूछा तो दासियों ने बताया कि वह महल में नहीं है। खैर, भोजन करने के बाद सभी अपने कमरे में आराम के लिए चले गए। वैसे सबसे बड़ी रानी सभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने तीसरी और चौथी रानी से कहा कि देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग राजकुमार विक्रम के आते ही उन्हें भोजन करवा देना। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। दोनों रानी वहां विक्रम का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह वहां पर आ गए। उसने भोजन परोसने को कहा। दासियां भोजन परोसने लगी। तभी तीसरी रानी चौथी रानी को आंख मारते हुए विक्रम से बोली, क्यों राजकुमार जी, कहाँ गए थे आप? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार भोजन करते हुए बोले कि हम जंगल में गए थे। तभी चौथी रानी बोली, जंगल में क्यों? क्या अपने लिए पत्नी ढूंढने गए थे? और दोनों हंसने लगी। राजकुमार समझ गया कि ये लोग मेरी हंसी उड़ा रही हैं और वो बोले, हाँ, फूलमती रानी को ढूंढने गया था मैं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। राजकुमार फिर बोले, देखना भाभी, आपकी देवरानी तो रानी फूलमती ही बनेगी। और ये कहकर राजकुमार वहां से चले गए। शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार विक्रम अपने कक्ष के छज्जे में खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। तभी बड़ी रानी वहां आई और बोली, ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा है राजकुमार विक्रम। विक्रम चौंक कर पलटा और बोला, अरे भाभी, आप कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी रानी, ठीक हूँ, माफ कीजिएगा, आज आपको भोजन नहीं करवा पाई। अरे भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रम बोला, अच्छा चलिए बताइए, यहाँ खड़े क्या सोच रहे थे? बड़ी रानी बोली, विक्रम, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए देवरानी ले आऊं। बड़ी रानी बोली, अरे वाह, ये बात तो बहुत अच्छी है। लगता है ढूंढ ली है कोई आपने हमारी देवरानी। कौन है वो? विक्रम शर्माते हुए बोला, राजकुमारी फूलमती। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? राजकुमार, ये नहीं हो सकता। बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली, विक्रम, क्यों नहीं भाभी, आखिर ऐसी क्या परेशानी है? बड़ी रानी समझाते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे विक्रम, फूलमती से विवाह करना आसान नहीं है। वो 7 समंदर पार रहती है। इतनी दूर जाना सरल नहीं है। रास्ते में चोर लुटेरे, जंगली जानवर और मानव भी मिलते हैं। आप कैसे निपटोगे इन सब से? विक्रम, भाभी, मैंने प्रण ले लिया है। अब चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। ये पागलपन है विक्रम। मैं आपको आपकी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। बड़ी रानी चिंतित होते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई।
रात गुजर गई। दूसरे दिन विक्रम ने अपने सबसे बड़े भाई को अपनी इच्छा बताई और जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने विक्रम को अनुमति नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विक्रम की जान संकट में पड़े। लेकिन विक्रम ने मन में ठान ली थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और फूलमती के देश जाने की तैयारी करने लगा। दिन भर योजना बनाने के बाद रात का इंतजार करने लगा। उसने अपनी योजना अपने परम मित्र चंदन को बताई। चंदन सेनापति का पुत्र था और बचपन से ही राजकुमार का मित्र था। वैसे तो वो बहुत ही डरपोक था, पर अपने मित्र पर कोई संकट नहीं आने देना चाहता था। उसने विक्रम को बहुत समझाया, पर विक्रम के ना मानने पर उसने भी उसके साथ चलने की जिद कर ली। हारकर विक्रम को उसे अपने साथ रखना पड़ा। अब दोनों मित्रों ने चलने की योजना बनाई और रात गहराने का इंतजार करने लगे। रात गहराते ही विक्रम और उसका दोस्त चंदन निकलने को तैयार हुए। विक्रम बाकी भाइयों के कमरे में देखा, वह सब गहरी नींद सोए हुए थे। दरवान भी झपकी ले रहे थे। दोनों चुपचाप अपने घोड़े लेकर राजमहल से निकल गए। जैसे ही वह अपने राज्य की सीमा से बाहर हुए, उन्होंने अपने घोड़े तेज दौड़ा लिए। चलते चलते वह थक गए। चंदन हाँफते हुए बोला, राजकुमार, अब नहीं चला जाता, बहुत थकान महसूस हो रही है। राजकुमार भी थोड़े थकान भरे लहजे में बोले, हाँ मित्र, थक तो गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। सुबह हो गई, चिड़िया चहक रही थी, पशु पक्षी विहार कर रहे थे। विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठा। उसने देखा कि चंदन मुंह खोले हुए सो रहा था। राजकुमार को शरारत करने की सूझी। उसने चंदन के नाक में एक पत्ता उठाकर घुसाया तो चंदन हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, ये क्या मजाक है मित्र, ऐसे किसी को कोई जगाता है भला? राजकुमार हंसते हुए बोला, जागो मित्र, सुबह हो गई है, अभी हमें बहुत दूर चलना है। चंदन रूठते हुए बोला, रात भर तो चले हैं मित्र, अब तो जब तक कुछ खा पी नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विक्रम हंसते हुए बोला, ठीक है मित्र, चलो खाने की व्यवस्था देखते हैं। चलो देखते हैं, आगे शायद कोई गांव मिल जाए। वो थोड़ी दूर चले कि उनको एक गांव दिखाई दिया। दोनों ने ये बात तय कर रखी थी कि हम किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताएंगे, एक साधारण यात्री बनकर ही लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के अंदर पहुंचे। उन्हें एक गांव वाला मिला। चंदन ने उसे खाने पीने की जगह पूछी। गांव वाले ने घर की तरफ इशारा किया और चल दिया। दोनों उस घर की तरफ चल दिए। दोनों मित्र घर के सामने खड़े हो गए। कच्चा घर था, फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, मिट्टी से पुती हुई दीवारें थी। बाहर आंगन में एक और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दूसरी तरफ बड़ा सा बरगद का पेड़ था। चंदन ने आवाज लगाई, कोई है, कोई है क्या? इतने में एक पतला दुबला सा लड़का निकला। देखने में वो लड़का कम और लड़की ज्यादा लग रहा था। अपनी महीन आवाज में बोला, कहिए, क्या काम है? चंदन मुस्कुराते हुए बोला, जी, हमें भोजन चाहिए, हम लोग यात्री हैं, बहुत दूर से आए हैं। लड़के ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला,
ठीक है, मिलेगा भोजन, परंतु दाम चुकाना पड़ेगा। दोनों ने हामी भरी। लड़के ने उनको स्नान आदि के लिए जगह बता दी और खुद भोजन तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद भोजन तैयार हो गया और वो लोग भोजन करने लगे। बात करते हुए लड़के ने उनका यात्रा करने का कारण पूछा, तो विक्रम ने उसे सब कह सुनाया। ये सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया और बोला, देखिए, फूलमती रानी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसमें जान का भी खतरा है। रास्ता बहुत ही खराब और दुर्गम है। विक्रम ने कहा, मित्र, अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। विवाह करूंगा तो फूलमती से ही करूंगा। भोजन के बाद दोनों मित्र सो गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन लोगों ने चलने की आज्ञा मांगी। लड़का बोला, मित्रों, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। चंदन बोला, मित्र, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम बहुत ही कठिन कार्य करने जा रहे हैं। हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। विक्रम ने सहमति जताई पर वो लड़का ना माना। उसने बताया कि वो तलवार चलाना और घोड़सवारी जानता है और मदद भी हो जाएगी। उसकी जिद करने पर वो लोग उसे ले जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने अपना खाने पीने का सामान बांधा और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। चलते चलते तीनों एक घने जंगल में पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थी। कलकल करती नदी भी बह रही थी। तीनों आराम करने के लिए बैठे ही थे कि तभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार विक्रम आवाज की दिशा में दौड़ा। आवाज का पीछा करते हुए वह और भी घने जंगल में पहुंच गया। उसने वहां देखा कि एक बकरी शेर की चपेट में है। वो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि आवाज तो किसी लड़की की आ रही थी। इतने में वह बकरी फिर चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार ने फुर्ती से शेर पर वार किया। थोड़ी देर में ही शेर ढेर हो गया। बकरी मिनमिनाते हुए राजकुमार के पास आई। पास आते ही वह एक सुंदर परी में बदल गई। विक्रम उसे देखता ही रह गया। उसने विक्रम से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? विक्रम, मैं कुतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ और फूलमती रानी से विवाह करने जा रहा हूँ। परी बोलती है, राजकुमार विक्रम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत ही कठिन कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुमको एक जादुई अंगूठी दे रही हूँ। इस अंगूठी की खासियत ये है कि जब भी तुम इसे पहनोगे, तुम गायब हो जाओगे, किसी को नहीं दिखोगे। ये लो। राजकुमार अंगूठी को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने परी का धन्यवाद किया। परी हाथ हिलाते हुए आसमान में उड़ गई। तभी चंदन और वो लड़का विक्रम को ढूंढते हुए आए और बोले कि राजकुमार, आप यहाँ चले आए और हम आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। राजकुमार ने उनको परी वाली बात बताई और वो जादुई अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। चंदन बोला, चलो राजकुमार, इसकी परीक्षा लें। विक्रम ने वो अंगूठी पहनी और विक्रम अदृश्य हो गया। दोनों विक्रम विक्रम चिल्लाने लगे। अंगूठी उतारते ही विक्रम दिखने लगा। तीनों बहुत खुश हुए। लड़का बोला, राजकुमार, ये अंगूठी आपके लिए बहुत लाभकारी है।
आपको बहुत काम आएगी। तीनों अपने घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़े। वो लोग चलते चलते बहुत दूर निकल गए थे। आगे उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई दी। पहाड़ियों पर घोड़े पर सवार होकर चलना कठिन हो रहा था। इसलिए तीनों घोड़ों की लगाम पकड़कर चलने लगे। तीनों पहाड़ियों पर चले जा रहे थे। ये इलाका डाकुओं का था। तभी अचानक से डाकुओं ने हमला बोल दिया। पहले तो तीनों घबरा गए इस अचानक हुए हमले से, पर फिर संभल भी गए। तीनों ने अपनी तलवार निकाल ली और डाकुओं से भिड़ गए। डाकू संख्या में ज्यादा थे, फिर भी तीनों बराबर उन मोर्चा संभाले हुए थे। अचानक लड़ते हुए विक्रम को अंगूठी की याद आती है। वह उसे अपनी जेब से निकालकर पहन लेता है। पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। सबसे पहले वह एक डाकू को लात मारता है, लेकिन डाकू को अपने पीछे कोई नहीं दिखता। तभी उस डाकू के गाल पर थप्पड़ पड़ता है। वह फिर देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। अब तो वह डाकू डर जाता है और भागने लगता है। फिर विक्रम दूसरे डाकू की तरफ बढ़ता है। डाकू के हाथ में मारकर वह उसकी तलवार गिरा देता है। डाकू जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार आगे सरक जाती है। वह हैरान रह जाता है कि वह फिर से कोशिश करने लगता है, लेकिन तलवार उसके हाथ नहीं आती। वह थक कर एक जगह बैठता है कि तभी उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। विक्रम को औस करने में बहुत मजा आने लगता है। वह दूसरी तरफ देखता है तो चंदन को दो डाकू घेरे हुए थे। चंदन हाथ में तलवार लिए हुए उनका सामना कर रहा था। इतने में राजकुमार डाकू की धोती खींचता है। धोती खुल जाती है। डाकू शर्म के मारे वहीं बैठ जाता है। लड़का यह देखकर बहुत हंसता है। सभी हंसने लगते हैं। तभी डाकू देखते हैं कि हवा में तलवार उड़ रही है। कभी किसी डाकू के थप्पड़ पड़ जाता है और किसी के लात। वो सब इसे भूत समझकर वहां से भाग जाते हैं। अब विक्रम वापस दिखाई देने लगता है। चंदन खुश होकर कहता है, मित्र विक्रम, आज इस अंगूठी ने हमारी जान बचा ली। ये तो बड़े काम की चीज हाथ लगी है। गांव वाले लड़के ने भी सहमति जताई। अब तीनों आगे बढ़ चले। आगे चलने पर उनको एक झरना दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हरियाली थी। बीच बीच में झरने का पानी बह रहा था। बड़े बड़े पत्थर भी खड़े थे। जंगली फूल खिले हुए हैं। बहुत सुंदर नजारा लग रहा था। तीनों का दिल खुश हो गया। राजकुमार ने कहा, मित्रों, देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो कुछ आराम कर लिया जाए, और हाँ, सबसे पहले स्नान किया जाए। उन डाकुओं से लड़कर पसीने से शरीर तरबतर हो गया। चंदन ने भी सहमति जताई, लेकिन वो गांव वाला लड़का बोला, आप लोग नहा लो, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। चंदन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे, हमारे साथ स्नान करने में क्या परेशानी है? स्नान करने से थकावट दूर हो जाएगी। आओ चलो। ऐसा कहकर चंदन उसको पानी में खींचने लगा। लड़का घबराहट के साथ हाथ छुड़ाकर दूर भाग गया और बोला, मुझे नहीं नहाना, आप लोग नहाइए। विक्रम बोला, रहने दो चंदन, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को, उसका मन नहीं है। चंदन हंसने लगा। दोनों मित्र झरने में स्नान का आनंद लेने लगे। लड़का उनके लिए कुछ जंगली फल लेकर आया। सहसा उसने देखा कि पानी वाला सांप उन दोनों की ओर बढ़ रहा है। विक्रम तो थोड़ी दूरी पर तैर रहा था, पर
चंदन के पास लगभग वो सांप आ चुका था। लड़के ने आप देखा ना ताब तुरंत ही पानी में कूद गया और उस सांप को उठाकर दूर पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। चंदन एकदम से इस घटना से चौंक गया। उसने उस लड़के की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। चंदन की आंखें फटी रह गई। वो हैरानी से उस लड़के को देख रहा था जो कि अब लड़की में बदल गया था। उसके लंबे लंबे काले बाल पानी में तैर रहे थे। गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। चंदन हकलाते हुए बोला, तुम तुम तो लड़के थे ना? लड़की के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई और वो बोली, हाँ, मैं एक लड़की हूँ और लड़का बनकर गांव में रह रही थी। राजकुमार भी वहां पर आ गया। वो भी उस लड़की को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार बोला, पर तुम्हें लड़का बनकर रहने की क्या जरूरत पड़ गई? लड़की पानी से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठते हुए बोली, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या आप सुनकर मेरी मदद करोगे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो पत्थर पर बैठ गए। लड़की बोली, दरअसल हम अनंतपुर रहते थे, जो कि रानी फूलमती के देश मालवगढ़ से कुछ दूरी पर था। मेरे बाबा वहां पर राज्य वैद थे। दोनों राज्यों में अच्छी दोस्ती थी। मेरे बाबा दोनों राज्यों के बीमारों की सेवा करते थे। पर मालवगढ़ का मंत्री बहुत बेईमान था। वो मालवगढ़ पर राज्य करना चाहता था क्योंकि राजा के कोई बेटा नहीं था। वह फूलमती रानी से विवाह करके राज्य को हड़पना चाहता था। राजकुमारी से उनका विवाह हो नहीं पा रहा था। उसने राज्य को हड़पने का दूसरा उपाय सोचा। उसने राजा के खाने में कोई जहरीली चीज मिला दी। दवा ज्यादा जहरीली नहीं थी। इससे केवल राजा की तबीयत ही खराब हुई। मेरे पिताजी के पास सैनिक भागे भागे आए। मेरे पिताजी तुरंत उनके साथ चले गए। उन्होंने राजा को दवा दी। राजा को उस दवा से आराम हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरी दवा देनी थी। पिताजी वहीं रुक गए। राजा सो रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको होश आ गया। पिताजी ने उनको दूसरी दवा पिला दी। कुछ ही देर में राजा तड़फने लगे और मर गए। मंत्री ने हल्ला मचा दिया कि वैद्य ने राजा को जहर दे दिया है। पूरे राज्य में ये बात फैल गई। पिताजी को दोषी मानकर कारागार में डाल दिया गया। मेरे पिताजी ने अपनी सफाई में बहुत कुछ बताया लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। राजकुमारी फूलमती अपने पिता के गम में उदास हो गई। उनका राजपाट से जी उठ गया। मंत्री के मन की बात हो गई। उसने राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। इतना कहकर लड़की चुप हो गई। विक्रम ने सवाल किया, लेकिन तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आई और लड़का बनकर क्यों रह रही हो? लड़की, मजबूरी, मजबूरी राजकुमार। मैं अपने पिता को छुड़वाने के लिए मंत्री के पास गई लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। राजकुमारी फूलवती भी मेरे पिता को ही दोषी मानती है। फिर मैं पिताजी को छुड़वाने के लिए कारागार छुपकर गई, लेकिन सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। मैं वहां से जान बचाकर भाग निकली और बचते बचाते यहाँ आ गई। जमाने की बुरी नजर से बचने के लिए लड़का बनकर रहने लगी। तभी आप लोग मिले। मुझे अपने पिताजी को छुड़वाने की उम्मीद पूरी होती नजर आने लगी, इसलिए मैं आपके साथ हो ली। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विक्रम ने पूरे जोश में कहा, अवश्य। हम आपके पिताजी को छुड़वाने में आपकी सहायता करेंगे, परंतु आपको ये कैसे पता चला कि
आपके पिता को फंसाया गया है। लड़की बोली, जब मैं अपने पिता को छुड़वाने कारागार में गई थी, मेरे पिताजी ने मुझे ये बात बताई। अपनी जीत की खुशी और राजगद्दी के घमंड में, मर्यादा के नशे में मंत्री ने ये बात मेरे पिताजी को कह दी। उसने उस दिन की पूरी घटना मेरे पिताजी को बताई। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, विक्रम बोला। वो लोग चलने लगे। चंदन लड़की से बोला, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हमारा नाम सुमन है। चंदन, ओ सुमन, वाह क्या नाम है। नाम से ही खुशबू आ रही है। और दांत निकालने लगा। सुमन और विक्रम ने एक साथ घूर कर देखा तो चंदन घबरा गया और बोला, चलो भी, ऐसे क्यों घूर रहे हो। तीनों आगे के सफर पर आगे बढ़ने लगे। तीनों अपने अपने घोड़े लेकर निकलते हैं। रास्ते में कई जंगल, पहाड़, नदियों को पार करते हुए वो एक समुंदर के आगे जाकर रुके। तीनों समुद्र को निहार रहे थे। तभी सुमन बोली, आगे क्या विचार है राजकुमार। इस समुद्र को पार करके ही रानी फूलमती तक पहुंचा जा सकता है। चंदन सोचते हुए बोला, पर हम समुंदर पार कैसे करेंगे। विक्रम ने ठंडी हवा भरते हुए कहा, नाव बनाकर। हमको एक नाव बनानी होगी। ऐसा कहकर वो चंदन को देखने लगा। चंदन अचकता हुआ बोला, मैं मैं मुझे नाव बनानी नहीं आती। तुम लोग ही बनाओ। सुमन मुस्कुराती हुई कहती है, हम सिखा देंगे आपको नाव बनाना। चंदन उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखता है और कहता है, जी बिल्कुल, यदि आप सिखाएंगी तो हम जरूर सीखेंगे। विक्रम चंदन को अजीब नजरों से घूरता है। तीनों पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करके नाव बनाते हैं और उसमें सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं। 2 दिन नाव खेले के बाद तट पर पहुंचते हैं। चंदन नाम को एक नारियल के पेड़ से बांध देता है। विक्रम कहता है कि तो ये है राजकुमारी फूलमती का देश। सुमन, जी राजकुमार, परंतु ये तो राज्य का पिछला हिस्सा है। राजकुमारी को उस दुष्ट मंत्री ने यहाँ नजरबंद किया हुआ है। चंदन अपना सिर खुजलाता हुआ बोला, सब तो ठीक है, परंतु हम राजकुमारी तक पहुंचेंगे कैसे। सुमन चंदन को देखकर मुस्कुराती है। चंदन समझ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि जब भी मुस्कुराती है, कोई ना कोई करामात करती है। सुमन अपने मुंह से एक अजीब आवाज निकालती है, जिसे सुनकर एक घोड़सवार दौड़ा हुआ चला आता है। वो तीनों के पास आ जाता है। विक्रम एक बुड्ढे को देखकर ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन। तभी सुमन उस आदमी को देखकर कहती है, चाचा जी, आप कैसे हैं। घोड़सवार, बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी जान को खतरा है। और ये लोग कौन हैं। सुमन, अरे अरे चाचा जी, इतने सारे सवाल एक साथ। मैं यहाँ पर इन दोनों की मदद करने आई हूँ। और ये हैं कुतल देश के राजकुमार विक्रम सिंह और उनके मित्र चंदन। ये यहाँ राजकुमारी से विवाह करने आए हैं। ये मेरे पिताजी को छुड़वाने में मेरी मदद करेंगे। घुड़सवार सोच में पड़ जाता है और बोलता है, बेटा, बहुत अच्छा है। बताओ, मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। राजकुमार, आप हमें महल में अंदर जाने में मदद कीजिए। घोड़सवार, बिल्कुल, कल यहाँ मंत्री एक जलसा करने वाले हैं। आप लोग तब महल में प्रवेश कर लीजिएगा। इतना कहकर घोड़सवार चला जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ खाने के सामान और एक तंबू समेत लौटता है। घोड़सवार, ये लीजिए, आप लोग भोजन करके आराम कर लीजिए। कल मिलते हैं। तीनों भोजन करके सो जाते हैं।
सुबह होते ही वो लोग महल में जाने को तैयार होते हैं। सुमन फिर एक आवाज निकालती है और थोड़ी देर बाद वो घोड़सवार वापस आ जाता है। घोड़सवार, तो आप लोग तैयार हैं चलने को? ये देखिए, आप लोग इन कपड़ों को पहन लीजिए। ये जलसे में नाचने वाले कपड़े हैं। आप ये पहनकर अंदर आसानी से जा सकते हैं। तीनों वो कपड़े पहन लेते हैं। सुमन चमकदार कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। चंदन उसे मुंह फाड़े देखे जा रहा था। विक्रम ने जब ये देखा तो उसने चंदर का मुंह बंद करते हुए कहा, मित्र, मुंह में कोई जीव ना घुस जाए। क्या बात है, ऐसे क्या निहार रहे हो उसको? चंदन, मित्र, अब तुम तो दूल्हा बन जाओगे, तो मैं भी सोच रहा हूँ, लगे हाथ मैं भी विवाह कर रचा लूं। विक्रम हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, पहले हम राजकुमारी से मिल तो ले। ये कहते तीनों हंसने लगे और फिर वहां से चले गए। एक बड़े से प्रवेश द्वार पर आकर तीनों रुक जाते हैं। सैनिक उनको देखकर कहता है, नाच गाने आए हो? तीनों सहमति में अपना सिर हिलाते हैं। सैनिक, जाओ जाओ। तीनों अंदर आते हैं। चारों तरफ सजावट हो रखी थी। रंग बिरंगे फूलों से राजमहल सजाया गया था। तभी मंत्री, जो कि एक राजा बन चुका था, उसका आगमन होता है। तभी सभी खड़े हो जाते हैं। राजा राजगद्दी पर बैठता है और सबको बैठने का इशारा करता है। फिर राजकुमारी का प्रवेश होता है। गुलाबी लहंगा पहने हुए, सुंदर गौर वर्ण वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली राजकुमारी को देखते ही राजकुमार का हाल बेहाल हो जाता है। वो एकटक राजकुमारी को देखता ही रहता है। इतनी सुंदर राजकुमारी उसने पहली बार देखी थी। तभी चंदन विक्रम की आंखों के सामने हाथ हिलाता है। तब राजकुमार को होश आता है। विक्रम, मित्र, इतनी सुंदर राजकुमारी तुमने कभी देखी है? सही कहते थे लोग, वाकई में फूलमती बिल्कुल फूलों जैसी है। चंदन भी उसी बात पर सहमति जताता है। तभी सुमन आकर दोनों को बुलाती है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ योजना बनाई कि नहीं? विक्रम दोनों को अपने करीब बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। विक्रम की योजना अनुसार रात को जब जलसा खत्म हो जाएगा और सब सो जाएंगे, तब वो फूलमती के कक्ष में जाकर उसे सब बताएगा। जलसे में नाच गाने के बाद राजकुमार सैनिकों की नजर बचाकर कमरे में छुप जाता है। रात गहरी होने लगती है। विक्रम राजकुमारी के कक्ष का मुआयना करता है। कक्ष बहुत बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक गोलकार पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई थी। बड़े मसनद पलंग पर पड़े हुए थे। एक कोने में शीशा लगा हुआ था। एक तरफ दीवार पर फूलमती का बहुत ही खूबसूरत चित्र बना हुआ था। राजकुमार को कमरा बहुत ही पसंद आया। वो फूलमती के चित्र को निहार रहा था। तभी बाहर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई। वो एक पर्दे के पीछे छिप गया और देखने लगा। राजकुमारी अपनी दासियों सहित एक कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। दासियां फूलमती के आभूषण उतार रही थी। बिना आभूषणों के भी फूलमती बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार एकदम उसे निहार रहा था। दासियों ने भारी भरकम पोशाक उतारने लगी तो विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कक्ष के दिए बुझा दिए गए। कुछ दिए जलते हुए छोड़ दिए गए ताकि प्रकाश रह सके। दासियों के जाने के बाद राजकुमारी सो गई। विक्रम पर्दे के पीछे से निकलकर राजकुमारी के पलंग के पास खड़ा हो गया। वो फूलमती को लगातार देखे जा रहा था कि अचानक राजकुमारी की आंख खुल गई।
अपने सामने एक अजनबी को देखकर वो जोर से चिल्लाई। राजकुमार ने घबराकर फूलमती के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और बोला, चुप चुप, मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। लेकिन राजकुमारी ने उसके हाथ पर काट लिया और फिर जोर से चिल्लाई। अब की बार राजकुमार ने अपनी कमरपट्टे से कटार निकाली और राजकुमारी के हाथ पर लिया और बोला, राजकुमारी, मेरी बात सुनो। फूलमती गुस्से से बोली, कौन हो तुम और इस तरह से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विक्रम, मैं कुतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ। मैं इतनी दूर से आपसे विवाह करने आया हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करूँगा। राजकुमारी उसे एकदम देखे जा रही थी। उसको विक्रम की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो शांत होकर पलंग पर बैठ गई और उसने विक्रम को भी बैठने के लिए कहा। विक्रम ने सारी बात फूलमती को बताई। उसने ये भी बताया कि राजा की हत्या राज्य वैद ने नहीं की बल्कि मंत्री ने की है। इतना सुनकर फूलमती बोली, संदेह तो मुझे पहले से ही था। पिताजी महाराज ठीक लग रहे थे और राजवैद्य तो शुरू से हमारे यहाँ आ रहे थे। तभी वो मंत्री मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं उस कमीने अधेड़ उम्र के आदमी के से विवाह नहीं कर सकती। राजकुमार, राजकुमारी, तो चलो उस मंत्री को मृत्यु दंड देकर राज्य वैद्य को छुड़वाते हैं। ऐसे कैसे राजकुमार? उसके साथ सारे सैनिक हैं। हम कैसे उन लोगों को ये यकीन दिलाएंगे? राजकुमारी बोली। राजकुमार ने एक युक्ति निकाली। दूसरे दिन राजकुमारी ने अपने पिताजी के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और उनको अपने कमरे में छुपा दिया। फिर दासियों से मंत्री को बुलाने के लिए कहा। मंत्री राजकुमारी का बुलावा सुनकर दौड़ा चला आया, क्योंकि राजकुमारी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। राजकुमारी ने उसको अपनी अदाओं से रिझाकर खूब मदिरा पिलाई। मदिरा के नशे में मंत्री ने सारी सच्चाई उगल दी। ये सब सुनकर कमरे में छिपे सैनिक और राजा के वफादार निकल आए। उन्होंने मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया और राज्य वैद्य को भी रिहा कर दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई थी। उसने विक्रम से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर चंदन ने भी सुमन का हाथ उसके पिताजी से मांग लिया। महल में विक्रम और फूलमती तथा चंदन और सुमन का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजकुमार ने अपने देश लौटने की इच्छा जताई। सभी ने भारी मन से चारों को विदा कर दिया। चारों अपने देश लौट आए। दोस्तों, पिछले भाग में आपने राजकुमारी फूलमती और राजकुमार विक्रम के विवाह के बारे में सुना। अब इसके आगे सुनिए। राजकुमार विक्रम और उनकी पत्नी फूलमती रानी को लेकर अपने देश लौट आए। राजवासियों और बाकी भाई और भाभियों ने दोनों का स्वागत किया। राजा रानी भी अपनी सबसे छोटी बहू को लेकर बहुत ही खुश हुए। उधर चंदन और उसकी पत्नी का भी अच्छा स्वागत किया गया। राज्य में जलसा किया गया। दूसरी तरफ पांचवी और छठे नंबर की रानी बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। विक्रम उनकी तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी है मेरी प्यारी भाभी? आपको आपकी देवरानी कैसी लगी? दोनों ने चिढ़कर मुंह बना लिया और राजकुमार आगे बोला, देख लीजिए, फूलमती ही है, जैसे आपने कहा था लाने के लिए। दोनों पैर पटकती हुई वहां से चली गई। इतने में बड़ी भाभी आई और राजकुमार से कुछ होते हुए बोली, वाह देवर जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। जो असंभव था उसे संभव कर दिखाया। राजकुमार, सब आपका आशीर्वाद है भाभी। दोनों हंसने लगे।
राजकुमार विक्रम और रानी फूलमती खुश रहने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीते, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। उधर दूर काली पहाड़ियों की गुफा, जो बाहर से सकरी थी लेकिन अंदर से बहुत बड़ी थी, पतले से रास्ते निकलकर अंदर आने पर एक तालाब था जिसमें कई कमल के फूल खिले हुए थे। उसके चारों तरफ कई रंग-बिरंगे फूल और पौधे थे। बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए थे, जिनको देखकर ये लगता था कि किसी ने ये बगीचा खुद लगाया है। बगिया के बीचों बीच पत्थर का एक काला सत्ता रास्ता था, जो कि एक हॉल की तरफ जाता था। उसके अंदर प्रवेश करते हुए सामने एक बड़ा सिंहासन था, जो कि एक काले रंग की धातु का बना हुआ था। एक तरफ आराम करने के लिए एक बड़ा पलंग था। एक तरफ किसी देवता की भव्य मूर्ति थी, जो कि देखने में काले जादू की लग रही थी। उसके सामने एक कुंड था, जो कि ज्वाला से प्रज्वलित था, जिसके पास नींबू मानव की खोपड़ी आदि पड़े हुए थे। एक तरफ एक सुंदर सोने का बना पिंजरा था, जिसमें एक तोता था। ये गुफा थी झिलमिल जोगी की। जी हाँ, झिलमिल जोगी, जो कि एक बहुत बड़ा ताकतवर जादूगर था, जिसके जादू का कोई तोड़ नहीं था। झिलमिला बहुत ही बड़ा जादूगर था। उसे अपने जादू पर बड़ा ही घमंड था। वह ना सुनने का आदी नहीं था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वह उसे अपने जादू से कुछ भी बना देता था। एक बार वह अपनी गुफा में टहल रहा था। उसके पास एक जादुई कांच का गोला था, जिसमें वह दुनिया जहान में कुछ भी देख सकता था। टहलते हुए वो रुका और जादुई गोले को देखकर कहा, ए मेरे जादुई गोले, बता दुनिया में नया क्या चल रहा है। जादुई गोले में तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। अचानक उसमें विक्रम और रानी फूलमती दिखते हैं। झिलमिल जोगी की निगाह फूलमती पर रुक जाती है। वह उसे देखते ही दीवाना हो जाता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर रानी मैंने आज तक नहीं देखी। इसे तो मेरे पास होना चाहिए। उसने गोले से पूछा, ए जादुई गोले, बताए ये औरत कौन है और कहाँ है। जादुई गोले से आवाज आई, ए मेरे आका, कुतल देश के सबसे छोटे राजकुमार विक्रम की पत्नी है ये, रानी फूलमती। कुछ ही दिन पहले इनकी शादी हुई है। हा हा हा, जोर से हंसने लगा जादूगर और बोला, ये अब मेरी रानी बनेगी, और निकल गया फूलमती रानी को लाने के लिए। झिलमिला जोगी अपने जादू से उड़ते हुए कुतल देश पहुंच गया। उसने आकाश में ही खड़े होकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वो समझ गया कि यही राजा का महल है और फूलमती रानी भी यही मिलेगी। वह उड़ता हुआ महल की खिड़कियों के पास आया और उसमें झांकने लगा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह निराश हो गया और महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उसने एक साधु का रूप धरा और द्वार पर पहुंचा। जोगी, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। द्वारपाल, अरे अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? जोगी, हम बहुत ही दूर से आए हैं बच्चा, हम तो भिक्षा मांगना चाहते हैं। जोगी उसे कुछ जादू दिखाता है। वह अपने जादू से द्वारपाल का भाला केले से बदल देता है। द्वारपाल हैरान रह जाता है। वह दौड़ा दौड़ा महल के अंदर गया और बड़ी महारानी से बोला, महारानी जी, एक बहुत ही चमत्कारी बाबा आए हैं, आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। इस समय महाराजा राजकुमार विक्रम और महारानी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ विवाह में गए थे। बाकी 6 राजकुमार शिकार पर गए थे। महल में सातों रानियां ही थी। बड़ी रानी
बाबा को बुलाने की आज्ञा देती है। जोगी द्वारपाल के साथ अंदर आता है। रानी उसको नमस्कार करती है। जोगी, भिक्षाम देहि रानी। रानी जी, महाराज, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी, परंतु हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। जी अवश्य रानी जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्य को तो बुलाइए। जोगी ने खुश होते हुए कहा। सबसे बड़ी रानी ने दासी को इशारा किया। दासी अंदर चली गई और थोड़ी देर में ही बाकी रानियों को ले आई। झिलमिल जोगी रानियों को घूर कर देखने लगा। सभी रानियां एक से बढ़कर एक थी, सभी सुंदर थी। अंत में उसकी दृष्टि फूलमती रानी पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर नारी। वो मन ही मन में उसके रूप के रस का पान कर रहा था। तभी बड़ी रानी ने बोलकर उसका ध्यान भंग किया और भिक्षा लीजिए महाराज। जोगी बोलता है, नहीं रानी, हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, कोई और दे हमें। दूसरे नंबर की रानी ने देना चाहा भिक्षा, पर जोगी ने उससे भी नहीं ली। इस तरह शेकी शे रानियों ने कोशिश की, परंतु जोगी ने भिक्षा नहीं ली। अंत में फूलमती ने आग्रह किया कि जोगी उसके पास आया। जैसे ही फूलमती ने हाथ आगे बढ़ाया, जोगी ने मन में ही एक मंत्र बुदबुदाया और पूरे कक्ष में धुआं भर गया। पूरे कक्ष में धुआं छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद धुआं छट गया। सबने देखा, जोगी खूब जोर जोर से हंस रहा था। सबसे बड़ी रानी बोली, कौन हो तुम और हमारे साथ ये छल क्यों? जोगी हवा में उड़ रहा था। हंसते हुए बोला, मेरा नाम झिलमिला जोगी है। मैं एक जादूगर हूँ। फूलमती रानी की सुंदरता पर मुक्त हो गया, इसलिए उसको यहाँ से लेने आ गया। तभी सबकी नजरें फूलमती रानी पर गई, पर वो तो अपने स्थान पर नहीं थी। तीसरे नंबर की रानी ने कहा, फूलमती कहाँ गई? वो यहाँ नहीं है। जोगी हठास करते हुए बोला, वो यहाँ है। एक बोतल को दिखाते हुए जोगी बोला, उसने फूलमती को गुड़िया बनाकर बोतल में कैद कर लिया था। जोगी हवा में उड़ते हुए बोला, अब ये मेरी रानी बनेगी, और जोर जोर से हंसने लगा और ऐसा कहकर खिड़की से बाहर निकल गया। शहो रानी सिर पकड़कर बैठ गई। चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच गई। थोड़ी देर बाद उनके पति आए। जब महल में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चकित रह गए। मातम से माहौल हो रहा था। चारों रानियां सिर पकड़कर बैठी हुई थी। सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, ये महल में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? ये सुनकर सभी रानियां रोने लगी। उन लोगों ने सारा हाल कह सुनाया। राजकुमार को बहुत क्रोध आया और चौथे नंबर का राजकुमार बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने हमारे घर की बहू का अपहरण किया है। सभी राजकुमारों ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। यह सुनकर बड़ी रानी बोली, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है। उसने अपने जादू से फूलमती को गुड़िया बना लिया। आप लोगों का वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरे नंबर का राजकुमार बोला, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? हमारा भाई क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह हमारी इज्जत का सवाल है। चलो, हमें फूलमती को बचाना है। यह समय बातें करने का नहीं है। छहों राजकुमार फूलमती की तलाश में निकल पड़े। राजकुमारों ने फूलमती को बहुत ढूंढा, पर उन्हें उसका कोई सुराग ना मिला। चलते चलते वह थक गए थे, सो एक पेड़ की छांव में बैठ गए। अभी सभी भाई सुस्ता ही रहे थे कि उन्हें एक मीठी सी आवाज सुनाई दी।
सभी राजकुमारों ने आवाज की दिशा में देखा। एक तोता और एक तोती बैठे हुए थे एक पेड़ की डाल पर। तोता बोला, और बता तोती, क्या हालचाल? कोई नया समाचार? तोती बोली, आपने तो बड़ी हड्डी बेहाल है। नया समाचार सुनो। झिलमिल जोगी फूलमती रानी को जबरन उठा लाया है। तोता आश्चर्य से बोला, क्या कहती हो? इस दुष्ट की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यह सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। उनको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि ये पक्षी कैसे इंसानी भाषा बोल रहे हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने उन दोनों को आवाज लगाई, सुनिए, इधर देखिए, बोलो, क्या कहना चाहते हो? कौन हो आप सब? तोता बोला। बड़े राजकुमार ने सारी बात उन दोनों को विस्तार से बताई। तोती बोली, हम उसी जादूगर की गुफा में रहते थे। हमारा एक और साथी था जिसको उसने कैद कर रखा है। यह इंसानी भाषा उसने ही हमें सिखाई है जादू से। एक बार वो हमारी बलि देना चाहता था। हम तो बच निकले पर हमारा साथी वहीं रह गया। फिर तोते ने कहा, वह बहुत ही दुष्ट और ताकतवर जादूगर है। उसे कोई हरा नहीं सकता। चौथा राजकुमार बोला, हम हराएंगे उसे और उसकी गलती की सजा भी देंगे। तुम लोग केवल उसका पता बताओ। तोते ने उसे उसका पता बता दिया और सभी राजकुमार उसी दिशा में बढ़ चले। अब तक आपने पढ़ा, तोते के द्वारा बताए गए रास्ते पर शहो राजकुमार चल पड़ते हैं। कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर वो लोग काली पहाड़ी की गुफा में पहुंचे। अंधेरी गुफा में काफी चलने के बाद गुफा एक बड़े बगीचे में खुलती है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कोने में एक झरना बह रहा था। पक्षी विहार कर रहे थे। राजकुमार इतना मनमोहक दृश्य देखकर देखते ही रह गए। चौथे नंबर का राजकुमार बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने इसे बनाया है। उसकी बात पर सहमति जताते हुए पांचवें राजकुमार ने कहा, भाई, ये तो एक जादूगर का बाग है, तो सुंदर तो होगा ही। हमें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। हमें फूलमती को छुड़वाना है। हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। सबसे बड़े राजकुमार ने गंभीर होते हुए कहा। बगिया के बीचों बीच एक पक्का रास्ता दिखाई दे रहा था जो कि झिलमिल जोगी के हॉलनुमा कमरे की तरफ जाता था। जैसे ही तीसरे नंबर के राजकुमार ने उस पर अपना पैर जमाया, वो धड़ाम से गिर गया। बाकी राजकुमार उसे देखकर वहीं पर रुक गए और आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल दिखने में पक्का रास्ता लग रहा था, परंतु वहां पानी था जो कि जादू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। छठे नंबर के राजकुमार ने परेशान होते हुए कहा, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरे नंबर के राजकुमार ने कहा, हम तैरकर जाएंगे। जादूगर ने अपनी माया से इस रास्ते को पत्थर का दिखाया है। सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और रास्ते पर कदम रखते ही पानी में गिर जाते हैं। सभी राजकुमार तैरना जानते थे। वो लोग तैरते हुए जादूगर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इधर जादूगर ने फूलमती को मक्खी बनाकर रखा हुआ था और खुद अपने जादुई गोले से राजकुमारों को आते हुए देख रहा था। इससे पहले राजकुमार उसके पास पहुंचते, वह खुद ही उनके पास पहुंच गया। झिलमिल जोगी और शह राजकुमार आमने सामने खड़े थे। उनको देखकर उसके जोर से हटास लगाई और बोला, तुम लोग आए हो फूलमती को लेने? सबसे बड़ा राजकुमार गुस्से से बोला, फूलमती को छोड़ दो नीच, नीच जादूगर, छोड़ दो फूलमती को, नहीं तो क्या कर लोगे? सुन राजकुमार, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, झिलमिल जोगी से। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। देखना चाहते हो मेरी ताकत को? तो देखो, जोगी बोला और उसने
अपना हाथ हवा में हिलाया और एक चमक से उसने हाथ से निकाली सबसे पीछे खड़े राजकुमार को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। बाकी राजकुमार यह देखकर सुन्न रह गए। चौथे और पांचवें नंबर के राजकुमार जोगी की तरफ तलवार लेकर लपके, लेकिन जोगी ने उनको भी अपने जादू से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। पलक झपकते ही सभी राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गए। अब तक आपने सुना 6 राजकुमारों को झिलमिल जोगी ने पत्थर का बना दिया। अब आगे सुनिए। इधर राजकुमार विक्रम अपने माता-पिता के साथ अपने राज्य पहुंचा। अपने राज्य में पहुंचते ही उसको फूलमती के अपहरण की खबर सुनी। जब रानियों ने शहो राजकुमारों को फूलमती की खोज में जाने की बात बताई तो विक्रम चिंतित हो गया। उसने फूलमती और भाइयों की खोज करने की ठान ली। जब वह चलने लगा तो उसके दोस्त चंदन ने भी साथ चलने की जिद की। विक्रम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, वहाँ बहुत खतरा है और बाकी भाई भी यहाँ पर नहीं है। तुम यहाँ रुको, पिताजी महाराज के पास। ये कहकर राजकुमार विक्रम झिलमिल जोगी के ठिकाने की तरफ निकल गया। चलते चलते ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियों को पार करने के बाद वह उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां बाकी राजकुमार ठहरे थे। वो भी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको भी तोता और तोती का जोड़ा मिला। उन दोनों ने झिलमिल जोगी की सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि उसके भाई भी उनकी तलाश में इधर से इधर निकले हैं। राजकुमार विक्रम ने उसे झिलमिल जोगी का पता पूछा और उनकी खोज में निकल गया। जल्द ही वह उसके ठिकाने पर पहुंच गया। एक अंधेरी गुफा में बहुत देर चलने के बाद वह खुले आकाश के नीचे आ गया। उसी सुंदर बगीचे में वह चलते-चलते एक पत्थर से टकरा गया। उसने नजर उठाकर देखा तो एक घोड़सवार की मूर्ति थी। वो चौंक गया। उसने चारों तरफ निगाह उठाई तो वहां कई ऐसी मूर्ति थी। कोई घोड़े पर बैठा हुआ, कोई तालाब में पानी पीता हुआ, जमीन पर बैठा हुआ तो कोई तलवार लहराता हुआ। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, आखिर इतनी मूर्तियां यहाँ कैसे? उन मूर्तियों को गौर से देखते हुए वह चल रहा था। अचानक उसकी निगाह एक मूर्ति पर पड़ी, जो कि उसके सबसे बड़े भाई से मिल रही थी। उसे और गौर से देखा तो गले में पड़े शाही हार से उसे पता चल गया कि यह उसका बड़ा भाई है। ढूंढते हुए उसको बाकी के भाई भी मिल गए, परंतु राजकुमार यह देखकर दुखी हो गया कि उसके भाई अब पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। उसको ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट जादूगर, मैं तुझे ऐसा सजा दूंगा कि जो मौत से भी बदतर होगी। वह उसकी हालनुमा कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दिमाग लगाया कि यदि वो दाव में आकर ऐसे ही अंदर गया तो हो सकता है जादूगर उसको भी पत्थर की मूर्ति में बदल दे। उसको थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। उसको परी द्वारा दी गई अंगूठी की याद आई। उसने वो अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनते ही वो गायब हो गया। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वह कमरे में पहुंचा। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, परंतु उसको कहीं भी फूलमती नहीं दिखी। वह हताश हो गया और सोचने लगा कि फूलमती को कहाँ ढूंढूं। राजकुमार सोच ही रहा था कि फूलमती को कहाँ ढूंढूं, तभी एक मक्खी उसके पास भिनभिनाते हुए आती है। राजकुमार का ध्यान भंग होता है। वह उस मक्खी को हाथ से दूर कर देता है। वो मक्खी फिर सामने आकर भिनभिनाती है, जिससे राजकुमार परेशान हो जाता है। राजकुमार मक्खी से बचने के लिए वापस अदृश्य हो जाता है, जिससे उस मक्खी से उसका पीछा छूटता है। थोड़ी ही देर बाद झिलमिला जोगी आता है। वह चारों तरफ निगाह घुमाता है कि सब ठीक है या नहीं।
फिर अपने बिस्तर पर बैठकर आराम फरमाते हुए शराब का मजा ले रहा होता है। रात होने लगती है। विक्रम अदृश्य होकर उसकी हरकत देख रहा होता है। नशे में चूर होने पर जोगी दीवार पर चिपकी हुई मक्खी पर मंत्र फूंकता है और पलक झपकते ही मक्खी फूलमती बन जाती है। राजकुमार ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि तभी ये मक्खी उसके पास आ रही थी बार-बार। ये मक्खी नहीं, मेरी फूलमती थी। वो दुखी हो उठता है। इतने जोगी बोलता है, हे सुंदरी, क्यों दूर हो मुझसे? देखो, मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मुझसे विवाह कर लो, तुम बहुत सुखी रहोगी। फिर जोर-जोर से हंसने लगता है। फूलमती क्रोध में कहती है, दुष्ट जादूगर, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मेरे पति मुझे खोजने आते ही होंगे। वो तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। देख लेना। जोगी जोर से हटास लगाता है और कहता है, मूर्ख स्त्री, वो क्या मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? एक आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके भाइयों को तो मैंने पत्थर का बना दिया है। अगर वो यहाँ आया तो उसका भी वही हाल करूँगा। यह सुनकर फूलमती रोने लगती है। जोगी फिर कहता है, 2 दिन बाद पूनम की रात है। उस रात तुझसे विवाह करके तेरी बलि दूंगा। फिर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर वो जोर से हंसने लगता है। ये कहकर जोगी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही विक्रम अपनी अंगूठी उतारता है और फूलमती के पास जाता है। फूलमती जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। विक्रम, उठो राजकुमारी, देखो विक्रम आया है। ऐसे बोल सुनकर फूलमती मुंह उठाकर देखती है और खुशी के मारे चीख पड़ती है। राजकुमार उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है। फूलमती, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ से ले चलिए। ये जादूगर बहुत दुष्ट है। विक्रम, घबराइए नहीं फूलमती, मैं तुमको और अपने भाइयों को यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगा, पर इस जोगी को ऐसी सजा दूंगा कि ये याद रखेगा। तभी पिंजरे में से तोता बोलता है, हाँ राजकुमार, जरूर देना सजा। राजकुमार उस तोते के पास पहुंचता है और उससे जादूगर के बारे में पूछताछ करता है। तोते से बात करने पर पता चला कि झिलमिल जोगी ने अपनी जान तोते में डाल दी है, इसलिए कोई उसे मार नहीं सकता। राजकुमार ने ठंडी हाँ भरते हुए कहा कि फिर उसे कैसे मारा जा सकता है? तोता बोलता है, उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम मेरी गर्दन दबोच देना, जिससे उसके प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार बोलता है, पर इससे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? तोता बोलता है, नहीं राजकुमार, कोई और उपाय नहीं है। आप सुनिए अब। पूर्णमासी पर जब चांद निकलेगा, तब आप मेरी गर्दन दबोच देना। जादूगर के प्राण निकल जाएंगे। फिर आप जादुई जल लेकर मेरे मुंह में डाल देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुश हो गया और बोला, अब जोगी की मौत निश्चय है। मैं उसे मारकर ही रहूंगा, पर मेरे भाई, वो कैसे ठीक होंगे? तोता बोलता है, जब जादूगर मर जाएगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपके भाई भी जिंदा हो जाएंगे। राजकुमार और तोते की बात सुनकर फूलमती बोली, अब हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार, आप जल्दी से गायब हो जाइए, जोगी आने ही वाला होगा। राजकुमार गायब हो गया। तोता भी अपने पिंजरे में चुपचाप बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद जोगी नशे में धुत आया और सो गया। अगले दिन पूर्णमासी थी। सुबह ही जोगी फूलमती को मक्खी बनाकर जाने लगा और जाते हुए बोला कि आज तुमसे विवाह करके और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तैयार रहना। रात हो गई। जोगी अपने जादू क्रिया की तैयारी करने लगा। एक तरफ मंडप था, जिसमें हवन कुंड में आग लग रही थी। जोगी ने
फूलमती को तैयार होने को कहा। फूलमती तैयार हो गई। जोगी फूलमती को जबरदस्ती मंडप में बिठाने लगा। तभी जोगी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं दिखा। वो चिल्लाकर बोला, कौन है? किसने मारा मुझे? इतने में एक धक्के से जोगी की टोपी नीचे गिर गई। फिर ऐसा लगा कि जोगी को किसी ने छाती पर लात मारी। जोगी जमीन पर गिर गया। फूलमती ये देखकर हंसने लगी। वो समझ गई कि ये राजकुमार की हरकत है। जोगी बौखला गया। उसने अपने जादुई गोले में देखा तो उसको सब समझ में आ गया कि यहाँ फूलमती के अलावा राजकुमार भी है। वो चौकन्ना हो गया। उसने राजकुमार को ललकारा और बोला, ये शुभ शुभ कर क्यों बार कर रहे हो राजकुमार? मुझसे डर गए क्या? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो। जोगी की ललकार सुनकर राजकुमार अंगूठी उतारकर सामने आ गया और बोला, हाँ बोल दुष्ट, मैं यहाँ हूँ। अच्छा तो तुम राजकुमार विक्रम अपनी पत्नी को यहाँ से छुड़वाने आए हो? मौत का डर नहीं है लगता है मुझे। जोगी हटकते हुए बोला, मैं मौत से नहीं डरता हूँ दुष्ट जादूगर। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा और अपने भाइयों को भी, वो भी तुझे मौत की नींद सुलाकर। विक्रम साहस दिखाते हुए बोला। जोगी ने विक्रम पर नजर डाली तो देखा अंगूठी उसके हाथ में ही है। वह ये समझ गया कि अंगूठी के सिवाय इसके पास और कुछ जादुई नहीं है। अगर इससे ये अंगूठी ले ली जाए तो यह एक आम इंसान है मेरे लिए। उसने देर न करते हुए राजकुमार को धक्का दिया। विक्रम अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिर जाता है। इसके हाथ से अंगूठी गिर जाती है। जादुई फुर्ती से उसे उठा लेता है जादूगर और अट्ठास करके हंसने लगता है और बोलता है, इस अंगूठी की वजह से इतना उछल रहे थे ना राजकुमार, अभी हमारी हुई। और इतना कहकर अपने हाथ को हवा में घुमाता है और एक बिजली सी चमक होती है और विक्रम पर गिरती है। विक्रम अपनी जगह पर ही जड़ जाता है। वह देख और समझ तो सकता है परंतु कुछ कर नहीं सकता। जोगी उसके सामने से फूलमती को ले जाने लगता है परंतु वह नहीं जाना चाहती थी। वो उसे घसीटते हुए ले जाता है। फूलमती राजकुमार बचाओ की आवाज लगाती हुई घसीटने लगती है। जोगी मंडप में उसे जबरदस्ती बैठाकर अपनी जादुई क्रिया करने लगता है। फूलमती देखती है कि जोगी आंखें बंद किए हुए मंत्र बुदबुदा रहा है। वो उसके कमरबंद से वो अंगूठी निकाल लेती है। जोगी अभी भी अपने मंत्र बुदबुदा रहा था। वो चुपके से उसकी छटी भी उठाती है और जोगी को धक्का देकर भागती है परंतु हड़बड़ी में उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और वो गिर पड़ती है। उसके गिरते ही जोगी उसके पैर पकड़कर उसे पीछे खींचता है। फूलमती अंगूठी राजकुमार की तरफ फेंकती है परंतु वह उसे उठा नहीं पाता। तभी पिंजरे में से तोता चीखता है, राजकुमारी वो छटी तोड़ दो, छटी तोड़ दो। राजकुमारी फुर्ती से वो छटी तोड़ देती है। जो गुस्से से चीखने लगता है और फूलमती के बालों को पकड़कर गिरा देता है और बोलता है, मूर्ख राजकुमारी, ये तूने क्या किया? छठी टूटते ही जोगी की आधी ताकत खत्म हो गई। छठी के टूटने से जादू टूट गया और विक्रम पहले जैसा हो गया। उसने फुर्ती से वो अंगूठी उठाई और पहन ली। अंगूठी पहनते हुए वो गायब हो गया। उसने जोगी को मारना शुरू किया। राजकुमार जोगी को इतना मार रहा था कि उसको अपने जादू को आजमाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इतने में तोता पिंजरे में से चिल्लाया, राजकुमार वो घड़ी आ गई है, जल्दी करो, जल्दी करो। तोते की याद दिलाने पर राजकुमार पिंजरे के पास पहुंचता है और तोते को निकालकर उसकी गर्दन दबोच देता है। जोगी बहुत जोर से चिल्लाता है, नहीं, और
उसके प्राण निकल जाते हैं। तोता भी मर जाता है। राजकुमार को जादुई जल की याद आती है। वो जल उतारकर तोते के मुंह में डाल देता है। अगले ही पल तोता जीवित हो जाता है। तोता: शुक्रिया राजकुमार, आखिर आपने झिलमिल जोगी से मुक्ति दिला ही दी। और ऐसा आपने मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मुक्त करवाया है। ऐसा कहते ही तोता एक सुंदर नवयुक्त में बदल गया। विक्रम उसे देखकर हैरान हो गया। नवयुक्त आगे बोला, हैरान मत होइए राजकुमार, दुष्ट जोगी ने अपने जादू से मुझे और मेरे भाई और उसकी पत्नी को एक तोते में बदल दिया था। हम सब तोता बनकर यहीं उड़ते फिरते थे। एक दिन उसने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। मेरा भाई और मेरी भाभी जान बचाने में सफल हो गए और उड़कर एक जंगल में चले गए। जब भी उन्हें कोई भी मिलता तो वो उसे मदद की अपील करते, पर कोई भी जोगी को मार नहीं पाया। ये तुमने कर दिखाया राजकुमार, तुम बहुत बहादुर हो। विक्रम: नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। चलो, चलो यहाँ से। विक्रम फूलमती का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि पहले जहाँ बगीचे में बहुत सारी मूर्तियां थी, अब वहां पर नवयुक्त और नवयुक्तियां थी। सभी सिर झुकाकर विक्रम को धन्यवाद करते हैं। यह सब जोगी के जादू से मूर्ति बन गए थे। अब सब आजाद हैं। राजकुमार की निगाह तो अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। तभी सामने से भीड़ को चीरते हुए सभी राजकुमार आते हैं। उनको देखते ही विक्रम अपने भाइयों के गले लग जाता है। सबसे बड़े राजकुमार: शाबाश विक्रम, तुमने कर दिखाया। तुम वाकई में सबसे बहादुर हो। तीसरे राजकुमार: बहुत धन्यवाद मेरे भाई, तुमने हम सबको बचा लिया। विक्रम भाई के गले लगता हुआ बोला, नहीं भैया, ये सब तो जो तोता तोती बन गए थे, इन यप इन नवयुक्त का कमाल है। चलिए घर चलते हैं। सभी खुश होते हुए अपने घर चले जाते हैं। तोते से इंसान बने हुए नवयुक्त और उनके भाई और भाभी भी उनका धन्यवाद करते हैं। सातों राजकुमार फूलमती को लेकर वापस अपने नगर लौट आए। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। और इस तरह इस खूबसूरत किस्से का अंत हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।